हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है, किस रिएक्शन में आता है और क्या सभी रिएक्शन में आता है या सभी में नहीं आता। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें कि रिएक्शन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमारे पास रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। एक होता है इरिवर्सिबल, एक होता है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल उसको कहते हैं जो एक साइड चले, वन साइडेड रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो एक डायरेक्शन में या यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। इसका मकसद ये है रिएक्शन in which reactants are consumed। इसमें रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए उनको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, ए से हमने बी बनाया, बन गया, लेकिन बी से ए बनाना चाहें तो ये ना बने, सिर्फ ए से बी बने। तो ऐसा डायरेक्ट रिएक्शन जिसमें सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो, प्रोडक्ट वापस ना जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे इरिवर्सिबल का एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। ठीक, हमने NaOH को रिएक्शन करवाया प्लस HCl के साथ। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, ये बन जाता है। लेकिन अगर हम NaCl प्लस H2O को रिएक्शन कराएं तो NaOH प्लस HCl नहीं बनता। इट मीन सिर्फ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो लेकिन प्रोडक्ट वापस ना आए तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल। तो न्यूट्रलाइजेशन किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक और एग्जांपल है, पहला ये था। दूसरा, अगर हमारे पास है CH4, उसको हम ऑक्सीजन में कंबस्ट करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीजन में कंबस्ट करते हैं तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्रोड्यूस होगी, ये बन सकता है। लेकिन क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्शन करवाएं दोबारा वाटर के साथ तो CH4 और वाटर नहीं बन सकता, सॉरी ऑक्सीजन नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा। मीन सिर्फ कंबस्शन हो रही है किसकी, मीथेन के ऑक्सीजन के साथ ये बन रहा है, लेकिन CO2 और H2O मिलकर दोबारा CH4 और ऑक्सीजन नहीं बना सकते। मीन्स कि कंबस्शन भी क्या है, कंबस्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ, कंबस्शन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ, एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल। क्या है, कंबस्शन भी क्या है, इरिवर्सिबल। जैसे बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन आप डायरेक्ट कुछ याद करना है आपको, जैसे न्यूट्रलाइजेशन है, कंबस्शन है, मोस्टली आयनिक रिएक्शंस जिसमें एक मेटल भी आ जाए, तो आयनिक रिएक्शंस किसके एग्जांपल होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक, दूसरा हमारे पास एग्जांपल है, ये चले ऐसे रिवर्सिबल को हम रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन इन विच reactants can never be consumed completely। इसमें रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, आप रिवर्सिबल रिएक्शन को बोथ साइडेड रिएक्शन कह सकते हैं, मतलब जो दोनों साइड मूव करे, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी।
या फिर आप इसको मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन कह सकते हैं। मल्टी डायरेक्शनल मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दो रिएक्शन साइड हो गई, दो डायरेक्शन हो गई। तो रिवर्सिबल का एग्जांपल हम ऐसे बनाते हैं कि ए से हमने बी बनाया, ए बन गया, लेकिन बी से अगर हम ए बनाना चाहें तो ये भी बन जाए, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाए रिएक्टेंट में। तो दोनों केसेस को हम मिलाकर ऐसे लिखते हैं ए डबल हेड एरो बी। ये किसको शो करता है, फॉरवर्ड को, और ये किसको शो करेगा, बैकवर्ड को। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर सके और बैकवर्ड भी मूव कर सके, उसको हम कौन सा रिएक्शन कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अभी देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं या किस टाइप के होते हैं। लिख लिया आप, रिवर्सिबल रिएक्शन एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है N2O4। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको अलग अलग करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं N2O4 क्या बनाएगा, 2NO2। फिर दोबारा 2NO2 को अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं क्या बनाएगा, N2O4। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्शन में जा रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, पेयर रिवर्सिबल। जैसे पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है अमोनिया का N2+3H2। इसको हमने बनाया, ये बन गया 2NH3। अगर हम इसको उल्टा लिखें 2NH3 तो ये क्या बनाएगा, N2+3H2। इन दोनों को मिलाने से मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है रिएक्टेंट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं N2+3H2 डबल हेड एरो 2NH। तो ये भी रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आप कह सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ NO2 and comma synthesis of ammonia and esterification reaction ये सब किसके एग्जाम्पल है, etc और एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल मतलब जो दोनों साइड मूव कर। तो जो इक्विलिब्रियम हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें इक्विलिब्रियम आएगा कौन से रिएक्शन में, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल को हमें इसमें नहीं पढ़ना क्योंकि इक्विलिब्रियम आएगा ही उसमें। तो अब चलते हैं कि इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करना है और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसे आएगा। अब इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना। इक्विलिब्रियम हम उसको कहते हैं कि इन विच concentration of reactant and products are equal। ऐसी पॉइंट रिएक्शन में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर है। चलें पहले इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास दो टाइप का होता है, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिर्फ स्टेट चेंज होगी, ओनली चेंज इन स्टेट।
सिर्फ स्टेट में फर्क आएगा, कंपोजिशन उनकी सेम रहेगी। जैसे हमारे पास है कोई कंटेनर है जिसमें हमने वाटर लिखा, वाटर लिक्विड स्टेट में, उस कंटेनर को हमने बंद कर दिया, हीट किया, वेपर्स ऊपर के, दोबारा वेपर्स कंडेंस होकर क्या बना है, ठीक, वेपर्स, ये क्या बनाएंगे, स्टीम बन गई, दोबारा कंडेंस होकर, ठीक, ये गैसेस। अब देखें सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस, दोबारा कंडेंस होकर वाटर में आ रहा है, तो कंपोजिशन सेम रहेगी, तो हम इसको भी इक्विलिब्रियम कहेंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम हमारा कौन सा होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास इक्विलिब्रियम है जिसको हम ये कह सकते हैं चेंज इन कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन, क्योंकि केमिकली रिएक्शन होता है तो कंपोजिशन चेंज हो जाती है, चेंज इन कंपोजिशन। अगर हम इसको एग्जांपल लेते हैं इसका, N2 प्लस 3H डबल एडेरो 2NH, दोनों साइड फार्मूला चेंज है, कंपोजिशन चेंज है, हम इसको भी इक्विलिब्रियम कहेंगे, लेकिन ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसकी हम यहाँ पे बात करें, जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। इसमें हम ये कह सकते हैं ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, लेकिन इसको हम अलग कैटेगरी देंगे, कौन सी, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, चलें आगे, लिख लिया। दोबारा हम केमिकल इक्विलिब्रियम के दो टाइप पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम दो टाइप पढ़ते हैं, केमिकल, एक होता है होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस, एक होता है हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में से होमो माने सेम, जीनियस माने वेरियस, हेट्रो डिफरेंट। होमोजेनियस का मकसद है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही स्टेट को, इन विच बोथ reactants and products are single state, जिसमें दोनों क्या हों, एक ही स्टेट के हों, तो हम उनको क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे अभी हमने लिखा N2O4, ये भी गैस है, 2NO2 ये भी गैस है, दोनों की स्टेट सेम है। या फिर हमने लिखा था N2 ये भी गैस है, H2 ये भी गैस है, और 2NH3 ये भी क्या है, गैस, गैस। अगर सबकी स्टेट एक जैसी होगी, फिर अगर रिवर्सिबल रिएक्शन आए तो हम उसको क्या कहेंगे, उसके अंदर कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, होमोजेनियस। हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिसमें स्टेट चेंज हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या किसी एक की स्टेट क्या हो, चेंज हो। चेंज इन स्टेट ऑफ either reactant और प्रोडक्ट, किसी एक की रिएक्टेंट्स में से या फिर प्रोडक्ट्स में से किसी एक की स्टेट चेंज हो, हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CaCO3, CaO प्लस CO, ये क्या है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये क्या है, गैस। अगर स्टेट चेंज हो जाए तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस। ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, होमो, हेट्रो, फिजिकल, केमिकल, सब क्लियर। अब आगे चलते हैं फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कुछ कंडीशंस हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे पता चले कि इसमें आएगा या नहीं आएगा, कुछ कंडीशंस हमें याद रखें।
सबसे पहली कंडीशन कि सिस्टम शुड बी क्लोज, अगर सिस्टम क्लोज है तो क्या करना पड़ेगा, अगर ओपन होगा तो फिर ऐसे होगा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर बाहर चला जाएगा, अभी दोबारा वापस तो नहीं आ सकता। इसका मिसाल हम ऐसे लेते हैं, हमने किसी कंटेनर में पानी को गर्म किया, ऊपर से हमने उसको खुला छोड़ दिया, हीट करने से वेपर्स बाहर चले गए, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, अभी दोबारा वेपर्स बाहर से तो अंदर नहीं आ सकते ना, इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम लाजमी है कि उसको लाने के लिए कंटेनर को क्या रखना पड़ेगा, हमें क्लोज रखना। दूसरी कंडीशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर, जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा डायनामिक होता है। हम कभी कभार कहते हैं स्टैटिक होता है, वही कोई कंटेनर में केमिकल पड़ा है, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बन रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो हम उसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि भाई उसमें इक्विलिब्रियम है या नहीं, लेकिन जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो वो हमेशा कौन से नेचर का होगा, डायनामिक का। इवन उसकी स्टेट ऐसी रहती है कि भाई ये कांस्टेंट है। मिसाल लें, हमारे पास कोई कंटेनर है, जितना पानी उस कंटेनर में आ रहा है, फर्ज करें उतना ही पानी उस कंटेनर से बाहर निकल, तो उसकी लेवल क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसकी स्टेट जो सतह है वो क्या हो गई, एक जैसी हो गई। लेकिन असल में क्या हो रहा है, उसमें पानी आ भी रहा है, जा भी रहा है, पानी मूविंग है, लेकिन उसकी जो लेवल है वो कांस्टेंट है। तो इस टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम जब भी आएगा आपको ये दिखाई देगा कि रिएक्शन मूव नहीं हो रहा, ना फॉरवर्ड हो रहा है ना बैकवर्ड, लेकिन असल में क्या होगा, रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट बन रही होगी और प्रोडक्ट में से क्या बन रहा होगा, ये रिएक्टेंट बन रहा होगा। तो दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है। तीसरी चीज, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड बाय एनी साइड ऑफ रिएक्शन, अगर आप इसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं फिर प्रोडक्ट वही वापस आकर रिएक्टेंट में आ जाएगा। मतलब अगर आप इस रिएक्शन को इससे लिखते हैं N2 + 3H2 डबल एडेरो 2NH3 तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं 2NH3 N2 + 3H2 तो भी इक्विलिब्रियम आएगा। इसका ये मकसद नहीं कि भाई N2 और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बनाएंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा, वैसे नहीं। इक्विलिब्रियम अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम उसमें आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। नंबर 4, इक्विलिब्रियम के लिए कंसंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये सैंपल रिप्रेजेंट करती है कंसंट्रेशन को, जिसको हम आगे चलकर एक्टिव मास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्टिव मास, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर बराबर है तो उसके लिए ग्राफ बनता है। हमारे पास, आपको पहले बहुत सारे ग्राफ बनाकर समझाता हूं। हमारे पास एक ग्राफ है इस तरह, यहाँ रिएक्टेंट है, ये ओरिजिन पॉइंट है 0। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसमें आप बाद में पहले ये देखें कि बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। पहले इक्विलिब्रियम वाले ग्राफ को देखें, सॉरी इस ग्राफ को देखें। अगर इस तरह का कोई ग्राफ है, यहाँ हमने लिखा है रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट आकर कंज्यूम होकर 0 पे आ रहा है तो ये रिएक्शन ही इरिवर्सिबल है। इस तरह का कोई भी ग्राफ जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 लेवल पे आ जाए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इरिवर्सिबल को। किस रिएक्शन का ग्राफ, इरिवर्सिबल। ठीक, अगर इस तरह कोई ग्राफ है, इस तरह का कोई ग्राफ है जिसमें दोनों की कंसंट्रेशन इस पॉइंट के बाद बराबर है, कि हमारे रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है, मतलब रिएक्टेंट कंप्लीटली 0 नहीं हो रहा,
तो हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे कि हाँ ये रिवर्सिबल के लिए है, इसमें आपका क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। इसमें क्या आ सकता है, इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब आपके रिवर्सिबल वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम आएगा तो ये वाली पॉइंट आपको क्लियर करनी है कि अगर आप इसको हैंडल करें तो इस बात से कि इसमें इक्विलिब्रियम के बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, क्योंकि हर रिएक्शन की नेचर डिफरेंट होती है, तो रिएक्शन की कंडीशन भी चेंज होगी तो ग्राफ भी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल एक हमने ये यहाँ से रिएक्टेंट कंज्यूम होकर इसके बाद कांस्टेंट चलने लगे और यहाँ से प्रोडक्ट बनी, इस पॉइंट के बाद कांस्टेंट चले। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस पॉइंट के बाद उनकी कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो हम ये बोलेंगे कि कंसंट्रेशन बराबर है, तो उस पॉइंट के बाद उनके अंदर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सिर्फ ये नहीं, एक और ग्राफ भी बना कर देते हैं। अगर इस तरह का कोई ग्राफ बन जाए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रिएक्टेंट है, यहाँ तक आया, फिर ये कांस्टेंट, यहाँ से प्रोडक्ट बना यहाँ तक, फिर इस पॉइंट के बाद दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इसमें और इसमें फ़र्क है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इसमें भी आ रहा है, इक्विलिब्रियम इसमें भी आ रहा है, लेकिन हर रिवर्सिबल रिएक्शन की नेचर एक जैसी नहीं होती, तो सबका ग्राफ भी एक जैसा नहीं होता। हो सकता है दोनों स्टेबल या अनस्टेबल हो, दोनों एक ही नेचर का हो सकता है कि रिएक्टेंट अनस्टेबल हो इसलिए जल्दी कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट ज़्यादा बन गई। हो सकता है रिएक्टेंट स्टेबल हो जिसमें रिएक्टेंट कम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, इसके अंदर इक्विलिब्रियम आएगा। 4 फीचर्स हमने पढ़ लिए थे कि कंसंट्रेशन। 5वां फीचर है हमारे पास कि रेट बराबर होना चाहिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन में, रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों का रेट बराबर हो जाए तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम आएगा। ये हमारा अलग एक चैप्टर है 8वां, जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं, ठीक, उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये बता दूँ कि रेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। रेट डिपेंड करता है हमेशा कंसंट्रेशन पे। अगर रेट फॉरवर्ड है तो कंसंट्रेशन बराबर होगी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टेंट्स के साथ। ये फिर आगे हमारा एक टॉपिक भी है जिसमें हम लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे। रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब एक और चीज़ देखिएगा, कंसंट्रेशन के बेसिस पे जब हमने ग्राफ बनाया तो एक से ज़्यादा ग्राफ बनाएंगे, लेकिन अगर हम रेट के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ और ये प्रोडक्ट बना, उसके बाद ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये हमारे लिए क्या बना, रेट ऑफ बैकवर्ड। इस पॉइंट के बाद दोनों का रेट बराबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन अगर हम रेट के हिसाब से एक और ग्राफ बनाते हैं, अगर रेट का ये ग्राफ बनाए, अगर दोनों ऐसे बने, हम इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड नाम दें और इसको हम रेट ऑफ बैकवर्ड नाम दें, तो हम इसमें बोलेंगे कि इसका इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि रेट दोनों का चेंज है। कंसंट्रेशन और रेट में बहुत सारा डिफरेंट है, इसलिए कंसंट्रेशन के लिए आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, लेकिन रेट के लिए सिर्फ ये बनेगा। हाँ, एक और चीज़ थी, जब हमने ग्राफ बनाया कंसंट्रेशन के लिए इस तरह का, सॉरी अगर इस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम आएगा। यहाँ पे भी तो बराबर हो रही है उस पॉइंट पे, वो इस पॉइंट, यहाँ पे भी तो बराबर है, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम जो केमिकल रिएक्शन में आता है वो फॉर अ लॉन्ग टाइम आता है, शॉर्ट टाइम नहीं आता। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आएगा
फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम आएगा, जिसके बाद दोबारा कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो हम इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं बोलेंगे। जिस पॉइंट के बाद आगे हमेशा इक्विलिब्रियम रहे, उसके लिए हम बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर ऐसे इक्विलिब्रियम आ गया फिर चला गया, तो हम उस पॉइंट को कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहते। तो ये चीज़ें आपको डिफ्रेंशिएट करनी है। नंबर 6 है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कैन बी डिटेक्टेड बाय equilibrium can be detected by color. Can be detected by color. अगर इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन का हमारे पास कोई कंटेनर है, हमने इसको बंद कर दिया क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर है। हमारे पास लिखा हुआ है N2O4, इसका कोई कलर नहीं होता, सॉरी कलर ठीक। अगर ये कंज्यूम होकर ये बनाता है 2NO2, इसका कलर होता है ब्राउन। कौन सा कलर होता है? ब्राउन कलर। अगर ये ब्राउन कलर है तो शुरू में क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे, या सॉरी इनिशियली जब हम रिएक्टेंट इसमें डालेंगे तो इसका कोई कलर दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट कलर है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा आहिस्ता आहिस्ता तो इस कंटेनर के अंदर ब्राउन कलर रिप्रेजेंट होगा, शो होना शुरू हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद दोबारा रिएक्शन जब रिवर्स जाएगा तो ब्राउन कलर डिसअपियर होना स्टार्ट होगा। सम टाइम गुजरने के बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि कलर की इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब जब कलर की इंटेंसिटी एक जैसी चले, ना ज़्यादा हो रहा ना कम हो रहा, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक, अगर N2O4 इनिशियली हमारे पास था तो कलर लेस था, बाद में वो ब्राउन कलर हो गया तो दोबारा कलर लेस हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद कलर इंटेंसिटी बराबर हो जाए, हम उस पॉइंट को बोलेंगे कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम आ गया। आगे अगर हम ये चीज़ देखें कि इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाय इक्विलिब्रियम वैल्यू लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास इस लॉ के मुताबिक नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये उन रिएक्शंस के लिए वैलिड है जो वैलिड फॉर सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, मतलब जो एक स्टेप में रिएक्शन, जो एक स्टेप में, कुछ रिएक्शन ऐसे होते
of forward reaction is directly proportional to concentration of reactants and rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of products, where stoichiometric coefficients are taken as exponent, where stoichiometric coefficients are taken as exponents. Yes, this statement. The rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of reactant and backward reaction is directly proportional to the concentration of products. अगर हमारे पास एक लिक्विड इक्वेशन है 2a डबल एड एरो b या a डबल एड एरो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ a, रेट ऑफ फॉरवर्ड तो कांस्टेंट लिखेंगे, सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे, a इज कंसंट्रेशन ऑफ a, रेट ऑफ बैकवर्ड rb directly proportional to the concentration of product, rb is equals to kb concentration of b. हमने एक फीचर पढ़ा अभी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होते हैं, तो इक्विलिब्रियम माने के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड का वैल्यू क्या है, kf concentration of a is equals to kb concentration of। हमें क्या करना है, कांस्टेंट और कंसंट्रेशन वैल्यू एक साइड करनी है, क्या करेंगे, ab is equals to concentration of b concentration of। जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसका नाम है kc is equals to concentration of b concentration of b, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं r kc is equals to concentration of product upon concentration of reactant। ये फार्मूला है लॉ ऑफ मास एक्शन को फाइंड करने का। होगा क्या, अगर कोई रिएक्शन आपको मिला हुआ है तो उसको आप इस हिसाब से हल करेंगे। केसी को क्या कहेंगे, केसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन। ये हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर पे भी, और ये किस पे डिपेंड करेगा, केसी वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और एक नेचर ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड। दोनों की कंडीशन क्या है, अलग अलग। आगे चलते हैं कि अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन का हमें केसी वैल्यू लिखना हो, कैसे लिखें, नॉट क्लियर है। अगर हमारे पास ये रिएक्शन है N2O4 डबल एड एरो 2NO N2O4 एंड 2NO, अगर हम इसका कैसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, हमारी प्रोडक्ट साइड है ना, इसका कोएफिशिएंट पावर में जाएगा और ये नीचे इसका कोएफिशिएंट। एक और एग्जांपल, हमारे पास लिखा हुआ है N2 प्लस 3H2 डबल एड एरो 2NH। इसका अगर आपको कैसे
डेल्टा एन वैल्यू से हमें यूनिट ऑफ केसी फाइंड करना है। कि कैसे यूनिट ऑफ केसी फाइंड करेंगे? यूनिट ऑफ केसी लिखने का तरीका ये है, केसी इज इक्वल टू मोल dm2 होल पावर 8 या फिर r मोल पर dm2 होल पर लीटर होल पावर 8। अभी डेल्टा एन पे डिपेंड करता है, हो सकता है डेल्टा एन 0 हो जाए, हो सकता है नेगेटिव हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए। तो यूनिट ऑफ केसी फाइंड करने के लिए हमें डेल्टा एन की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला केस है, अगर डेल्टा एन 0 है तो केसी हैज नो यूनिट, केसी हैज नो यूनिट, केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे अगर हमारे पास रिएक्शन है H2 + 5 डबल एडेरो, इसका डेल्टा एन फाइंड करो, क्या निकलेगा? -1 + 1। उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 - 2 डॉट क्या है 0। तो अगर केसी मोल dm2 होल पावर 0 क्या लिखेंगे? केसी है, क्योंकि जवाब 1 आएगा। 1 तो यूनिट नहीं है, 1 तो नंबर है। दूसरा केस, अगर डेल्टा एन 0 नहीं है तो फिर यूनिट हो सकता है, कैसी एज अ यूनिट। लेकिन क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक, अगर हमारे पास रिएक्शन लिखा हुआ है N2O4 डबल एडेरो 2NO2, इसका डेल्टा एन फाइंड करें, क्या निकलेगा? 2 - 1 डॉट क्या है 1। तो यूनिट क्या होगा? केसी इक्वल टू मोल पर dm2 पावर 1 दें क्या ना दें, कोई फर्क नहीं। तीसरी कंडीशन है हमारे पास, ओके, अगर रिएक्शन इस तरह है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं N2 + 3H2 डबल एडेरो 2NH2। अगर हम इसका केसी लिखें, सॉरी डेल्टा एन फाइंड करें, क्या निकलेगा? डेल्टा एन इज इक्वल टू 2 - 1 + 3 4, जवाब क्या निकला? -2। तो केसी का यूनिट क्या होगा? केसी इज इक्वल टू मोल पर dm2 होल पावर -2। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं dm2 पावर मोल होल स्क्वायर, या फिर आप इसका स्क्वायर सॉल्व करें। तो हर यूनिट के लिए, सॉरी हर रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट अलग है। इसका अलग है, इसका अलग निकला, इसका अलग निकला। इट मीन सब चीज़ डिपेंड कर रही है किस पे? डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन का वैल्यू पता चल जाए तो हम ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। केसी कुछ कंडीशंस के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन अगर रिएक्शन आपका क्या हो जाए, सॉरी सारे गैसेस टर्म आ जाए, तो फिर केसी के बजाय हम केपी लिखते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ केपी, हेडिंग दे दें इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ केपी। इक्विलिब्रियम इन टर्म ऑफ केपी। केपी को क्या लिखेंगे? केपी फॉर प्रेशर ट्रांसफर। प्रेशर हम किसका लिखें? तो ये टर्म किसके लिए लिखा जाएगा? फॉर गैसेस। केपी लिक्विड और सॉलिड दोनों के लिए लिखी जाएगी। अगर हमारे पास लिखा हुआ है N2 + 3H2, सॉरी पहले केपी लिखने का तरीका, केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तरीका वही है सेम। अगर एक्सपोनेंट हो, सॉरी कोई कोएफिशिएंट होगा तो एक्सपोनेंट में चला जाएगा। अगर हमारे पास एक रिएक्शन लिखा हुआ है N2 + 3H2 डबल एडेरो 2NH3, अब इसका केसी भी लिख सकते हैं, केपी भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको केपी जो है सभी का नहीं लिख सकते, केसी सबके लिए आप लिख सकते हैं, लेकिन केपी सभी के लिए नहीं, सिर्फ गैसेस का। ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अगर हम इसका केपी वैल्यू लिखें तो कैसे लिखेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑन
हमें पार्शियल प्रेशर का टर्म यूज करना पड़ेगा। अभी केपी लिखना आ गई तो केपी का यूनिट का भी प्रॉब्लम होगा। केपी यूनिट आल्सो डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एन वैल्यू। केपी का यूनिट होगा क्या? केपी एटीएम होल पावर जनरल टर्म में हम ऐसे लिखेंगे। अगर हमारे पास सेम के डेल्टा एन जीरो है, केपी का यूनिट नहीं होगा, डेल्टा एन जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इन केस ये आपको याद रखना है हमेशा, मेन पॉइंट है कि अगर डेल्टा एन जीरो है तो केपी एंड केसी both have no unit, both have no। अगर डेल्टा एन जीरो है तो ना तो केपी को यूनिट होगा ना केपी। क्लियर हो गया? एक एग्जांपल आपको मैं केपी के हिसाब से करता हूँ। हमारे पास लिखा हुआ है 2SO3 डबल एड एरो 2SO2 प्लस ये भी गैस डेल्टा एन फाइंड करेंगे, इसका डेल्टा एन क्या निकलेगा 3 + 1 3 -2 जवाब क्या आएगा। अब डेल्टा एन का वैल्यू केपी यूनिट में पुट करो, केपी एटीएम होल पावर 1 दे, मतलब सेम लिखेंगे केपी। ये हो गया क्लियर, यूनिट भी क्लियर हो गया, केपी लिखने का तरीका। इन केस के अगर किसी रिएक्शन में हमारे पास एक टर्म लिक्विड है या सॉलिड है, एक टर्म गैसेस है, तो उसका केपी वैल्यू लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये बेटा क्लियर। हमारे पास एक रिएक्शन है CaCO3 डबल एड एरो CaO + आपको कहा जाता है इसका केपी वैल्यू लिखने का तरीका फिलहाल फाइंड नहीं कर, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमें कोई विजिट नहीं किया, सिर्फ लिखना है। तो इसका कैसे लिखेंगे? ये क्या है सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, ये क्या है। तो ये याद रहे केपी किसके लिए लिखा जाता है? गैसेस के लिए। सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास सॉल्यूशन, ये भी नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं। प्रोडक्ट हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। अगर ये रिएक्टेंट साइड होता तो वरना कौन मिलेगा, बाकी टर्म हमें नहीं लिखा, क्योंकि केपी सिर्फ और सिर्फ गैसेस